देश में आज की तारीख में अगर सबसे बड़ा विषय है कोई है जो मनुवादियों को जमीन में दफना सकता है, देश में अगर कोई मुद्दा सबसे बड़ा कोई है जो मनुवादियों को जमीन में दफना सकता है, वो मुद्दा है ओबीसी की जनगणना और जाति आधारित जनगणना। बहुत सारे ओबीसी के लोगों को यह बात पता नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी और कांग्रेस के लोगों के विरोध के बावजूद भी आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में लिखने में कामयाब हुए थे। और जब बार बार बाबा साहब अंबेडकर नेहरू को कह रहे थे कि ओबीसी के लिए आयोग बनाओ और नेहरू नहीं बना रहे थे, तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से जब इस्तीफा दिया तो उसमें एक बड़ा कारण यह था कि ओबीसी की गिनती नहीं हो। आज ओबीसी के देश में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, एमपी एमएलए की तो कोई कमी नहीं, मिनिस्टर भी बहुत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पिछड़े वर्ग के हैं ओबीसी के, और देश के प्रधानमंत्री भी अपने को पिछड़े वर्ग का कहते हैं। फिर भी बहुजन मुक्ति पार्टी को यह विषय बनाना पड़ा कि क्यों ओबीसी की जनगणना पर सरकार क्यों चुप है, क्यों मौन है। मैं तो प्रतिदिन इसी बात को बोलता हूं कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की भी गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती। जब मैं ये बात बोलता हूं तो कुछ पिछड़े वर्ग के लोग मुझको मिल गए और उन्होंने कहा विकास जी अच्छा नहीं लगता है। हमने कहा क्यों अच्छा नहीं लगता? कहा जानवरों तक ठीक था, ये कुत्तों और हिजड़ों तक थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया, अच्छा नहीं लगता। तो हमने उनको कहा अच्छा नहीं लगने के लिए ही मैं बोलता। अच्छा नहीं लगने के लिए क्यों बोलता हूं? क्योंकि आप लोगों के घरों में गाड़ी होगी, 2 व्हीलर होगा, 4 व्हीलर होगा। आप लोग जब अपने घर में गाड़ी काफी दिन तक खड़ी रखते हो, कहीं बाहर चले जाते हो, तो गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आप आते हो, गाड़ी का सेल्फ लगाते हो, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। स्टार्ट नहीं होती है तो आप 4 आदमी बुलाते हो और कहते हो भाई पीछे से धक्का लगा दो थोड़ा इसको। धक्का लगाते ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। फिर गाड़ी भी वही है, बैटरी भी वही है, गाड़ी का सिस्टम काम करना शुरू कर देता है और फिर गाड़ी भी चलती है और बैटरी भी चार्ज होती है। दोबारा धक्का नहीं लगाना पड़ता है। जैसे गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो धक्का लगाना पड़ता है, वैसे ओबीसी के दिमाग की बैटरी ब्राह्मणों ने डिस्चार्ज कर दिया है, इसलिए उसको भी धक्का लगाना पड़ता है। तो ये बोलने से कि जानवरों की होती है, हिजड़ों की होती है, मगर पिछड़ों की नहीं होती, तो थोड़ा धक्का लगता है तो दिमाग की गाड़ी चलती है। तो मैं कम से कम भारत में एक आदमी चौधरी विकास पटेल डेली इस बात को बोलता है, क्योंकि अभी मेरे पास मैंने कोई काम धंधा अपने पास नहीं रखा हुआ है। मैंने घर वालों पे कहा कि घर का काम तुम संभालो और समाज का काम मैं संभालता हूं। तो घर वालों ने कहा आप संभालो, हम घर संभाल। तो हमारे घर वाले अपना घर संभालते हैं और हम समाज का काम संभालते हैं। तो प्रतिदिन मेरे पास यही काम है। तो देखता हूं कैसे कब तक ओबीसी के लोग सोते रहेंगे। ये जनगणना का विषय क्यों रखना पड़ रहा है? शेड्यूल कास्ट के लोग जागृत है, शेड्यूल ट्राइब के लोग जागृत है, वो ओबीसी को समझा अरे तुम्हारी जनगणना नहीं हो रही है, थोड़ा खड़े हो जाओ। और ओबीसी का आदमी कैसे, अरे शेड्यूल कास्ट का आदमी कह रहा है, शेड्यूल ट्राइब का आदमी कह रहा है, वही यह सोच रहा। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी को क्या कह रहा है, अरे तुम्हारी नहीं हो रही, थोड़ा खड़े हो जाओ, लड़ो। तो ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में यह लड़ाई लड़ने का काम किया और आज मोदी जी आज रोक रहे हैं, आरएसएस के लोग आज रोक रहे हैं। सबसे पहले जनगणना रोकने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। हमको भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो इधर से भागोगे उधर चले जाओगे, उधर से भागे तो इधर आए, अब इधर से भागोगे फिर उधर चले जाओगे। इसलिए बता रहा क्योंकि हमारे लोग इधर से लात पड़ती है तो उधर भागते हैं, उधर से लात पड़ती थी, जब कांग्रेस वाले लात मारते हैं तो बीजेपी में भागते हैं, और जब बीजेपी वाले लात मारते हैं तो कांग्रेस में जाते हैं। अभी बीजेपी का लात थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है तो चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं तो भूल जाते, तो उधर चले जाते भुलक्कड़।
भूल जाते उधर। तो इसलिए याद दिला रहा हूं कि जब देश आजाद हो गया, अंग्रेज तो गिनती करते थे, मगर जब देश आजाद हो गया तब सेंसस कमिश्नर ने नेहरू जी को पूछा। क्या पूछा? अंग्रेज तो जाति के नाम पर गिनती करते थे, अभी कैसे करना है? नेहरू जी ने कहा, ये तो बड़ा खतरनाक मामला है। 3.5% ब्राह्मणों की पोल खुल जाएगी। जो हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान बंटवारा करके हम लोग मुद्दा खड़ा करके हम लोग जो बहुसंख्यक बन रहे हैं ब्राह्मण लोग, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खड़ा करके ओबीसी को हिंदू में शामिल करके जाति आधारित जनगणना होते ही पोल खुल जाएगी कि देश में ब्राह्मण 3.5% है। 3.5% जो ब्राह्मण देश में है वो बहुसंख्यक कैसे बन जाएंगे? पोल खुलते ही ब्राह्मण शासक नहीं बन सकता है, इसलिए जनगणना रुकनी चाहिए। पहले नेहरू ने जनगणना रोकने का काम किया। आपको हक अधिकार ना मिले इसको रोकने का काम पहले नेहरू ने किया। नेहरू के बाद इंदिरा ने भी किया, इंदिरा के बाद राजीव ने भी किया। और जिसको ओबीसी के लोग अच्छा कहते, क्या कहते ओबीसी के? नहीं, नेता अगर कोई हुआ, अटल बिहारी अच्छा नेता था। ओबीसी के लोग क्या कहते हैं? नेता अगर कोई हुआ तो अटल बिहारी अच्छा नेता। अटल बिहारी ने भी नहीं किया, उन्होंने भी रोकने का काम किया, क्योंकि नेहरू जैसे ब्राह्मण थे, राजीव गांधी जैसे ब्राह्मण थे, इंदिरा गांधी जैसे ब्राह्मण की बेटी थी, वैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी भी ब्राह्मण थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ओबीसी की गिनती करने का काम नहीं किया। और फिर अब आरएसएस के ब्राह्मणों से उम्मीद करते, वो भी करने वाले नहीं। और मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो वामन मेश्राम जी ने देश भर में 51,000 कार्यक्रम किए। क्या कार्यक्रम किए? जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं। तो तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर नेताओं के पास पर्चा पहुंच गया कि जानवरों की होती, हमारी नहीं होती। तो पार्लियामेंट बंद हो गई। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, पार्लियामेंट बंद हो गई। शरद यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव और तमाम ओबीसी के नेताओं ने कहा, जानवरों की करते हो, हमारी नहीं करते, संसद नहीं चलने देंगे। मनमोहन सिंह ने कहा, करेंगे, तुम्हारी करेंगे। और जनगणना पर निर्णय लेने का काम प्रणब मुखर्जी को दे दिया। अब मनमोहन सिंह सिख थे, उन्होंने कहा करेंगे, और प्रणब मुखर्जी को दे दिया। कांग्रेस वालों ने फैसला तुमको करना है। अब प्रणब मुखर्जी थे ब्राह्मण, उन्होंने फिर हमारी जनगणना रोक दिया, क्योंकि ब्राह्मण को पता है जनगणना से क्या हुआ, किसी को थोड़ा ही पता है, उनको पता है। उन्होंने फिर रोक दिया, और फिर रोक दिया, कहा करेंगे, और किया क्या? सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, कहा जनगणना करेंगे, और किया क्या? सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया। और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया, उसका डाटा आज तक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मुद्दे को ही हवा में उड़ा दिया गया। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे को दिल्ली के रामलीला मैदान में उतारा गया, और टीवी अखबार वालों ने प्रचार किया। क्या प्रचार किया? राजा हरिश्चंद्र के बाद, राजा हरिश्चंद्र को तो जानते होंगे ना आप लोग, कि बहुत ईमानदार आदमी, उसको घोषित किया गया। तो प्रचार किया टीवी अखबार ने कि राजा हरिश्चंद्र के बाद धरती पर अगर कोई ईमानदार आदमी पैदा हुआ वो अन्ना हजारे। जन लोकपाल नहीं आएगा तो मर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मगर वापस नहीं जाएगा जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो। 1 सितंबर 2011 को मेश्राम जी ने रैली बुलाई थी भारत मुक्ति मोर्चा की जाति जनगणना के लिए रामलीला मैदान में, और अन्ना हजारे पहले आकर रामलीला मैदान में बैठ गए। कहा जाऊंगा नहीं जब तक जन लोकपाल नहीं आएगा। तो हम अपने ओबीसी के लोगों को कह रहे थे, चलो दिल्ली, तुम्हारी गिनती का मामला है। ओबीसी के लोग क्या कह रहे? अरे पटेल, बेचारा अन्ना हजारे, राजा हरिश्चंद्र के बाद पहला ईमानदार आदमी आया है, उसकी जान पहले बचा लेते हैं, बाद में अपना मामला देख लेंगे। जब आजादी के समय अधिकार की लड़ाई चल रही थी, तब ओबीसी के लोग कह रहे थे पहले अंग्रेजों को भगा देंगे, बाद में अपना मामला देख लेंगे। जब मंडल कमीशन में ओबीसी के साथ धोखेबाजी हुई, तब ओबीसी के लोग कह रहे थे नहीं, पहले कमंडल वाला मामला देख लेते हैं, पहले मंदिर बना लेते हैं, बाद में अपना मामला देख लेंगे। मंदिर बना लिया, और विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, जो सबसे बड़का नेता थे उस समय मंदिर बनाने वाले, उनको हवा तक नहीं लगने दिया। ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को नहीं रखा।
पिछड़े वर्ग के लोग कितने बड़े हिंदू हैं, इस्तेमाल करके फेंक देने के लिए हिंदू। जब चंदा देना हो तो बड़े वाले हिंदू है, मुसलमान से लड़ना हो तो बहुत बड़े वाले हिंदू है, बीजेपी को वोट देना हो तो और बड़े वाले हिंदू है। लेकिन जब अधिकार का मामला आए तो बाहर है, तब हिंदू नहीं है, तब बाहर है, तब पंडित जी लोग हिंदू है। जब ट्रस्ट में रखना हुआ तब पंडित जी लोग हिंदू है, तब ओबीसी के लोग विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती हिंदू नहीं है, उनको नहीं रखा। एक भी ओबीसी को नहीं रखा। हमने कहा दूसरे ओबीसी के लोग अच्छे नहीं होंगे, उनको नहीं रखा होगा, मगर विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, अरे इन्होंने तो लड़ाई लड़ी सारी, इनको ही नहीं रखा। ये तो अच्छे वाले थे, इनको भी नहीं रखा। तो इस्तेमाल करो और फेंक दो। तो ओबीसी के लोगों ने 2011 में फिर सोचा कि अन्ना हजारे का जान बचा लेते हैं, फिर देखें तो अन्ना हजारे की जान तो बच गई और आरएसएस का एक छोटा बच्चा और पैदा। अन्ना हजारे की जान बच गई और दिल्ली में आरएसएस का एक छोटा बच्चा और पैदा हो गया। अभी आरएसएस वाले उसका प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल का कहना है हमारे बाप दादा सब तो आरएसएस में थे, सब थे, हम भी कहीं अलग नहीं है। हमको छोटा ही मान लो, बीजेपी को बड़ा मानो, हमको कम से कम छोटा बच्चा ही मान लो अपना। हमारा भी थोड़ा प्रोत्साहन करते रहो। तो जहां जहां बीजेपी की किरकिरी हो जाती है वहां वहां केजरीवाल को आगे कर दिया जाता है। तो हमको समझने की जरूरत है। 2011 में हमारा मुद्दा दबाने के लिए अन्ना हजारे और बाबा रामदेव को मैदान में उतारा गया और फिर जनगणना का मुद्दा दबा दिया गया। अभी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, खुद को ओबीसी कहते हैं, मगर आरएसएस हेडक्वार्टर वाले उनको अधिकार ही नहीं दिया, वो फैसला ही नहीं कर सकते जनगणना के बारे में, इसलिए वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोक दिया, पिछड़े वर्ग की स्कॉलरशिप बंद कर दिया, बजट में एक नया पिछड़े वर्ग को नहीं दिया। अरे पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री एक नया पिछड़े वर्ग को नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, हेडक्वार्टर वाले देने ही नहीं दे रहे हैं। तो ये जाति जनगणना का जो मामला है ये पोल खोल मामला है, ये पोल खोल मामला है। पोल खोल मामला क्या है? अभी आरएसएस वाले आते हैं तो क्या कहते हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है। हमको एक बजरंग दल का आदमी मिला, कहा पटेल जी आप बहुत भाषण करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा खतरा है कि देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, इसको कैसे रोका जाए। हमने कहा थोड़ा आंकड़े बताओ हमको, तो हमको भी समझ में आएगा कि कैसे कब्जा हो जाएगा। तो हमने पूछा कैसे कब्जा हो जाएगा, तो बता ही नहीं पा रहा था कैसे कब्जा हो जाएगा। हमने कहा आजादी के 75 साल में कितने मुसलमान देश के प्रधानमंत्री बने, थोड़ा बता दो। तो हमारा चेहरा देखने लगा। अगर उसको इतनी अकल होती तो बजरंग दल में काम करता। ओबीसी के जो बद दिमाग लोग हैं वही बजरंग दल में काम करते हैं। तो उसने वो हमारा चेहरा देखने लगा। हमने कहा इसको डायरेक्ट कहूंगा नहीं बना तो मानेगा नहीं। हमने कहा गूगल की लिस्ट खोलो, डालो उस पर, अभी तक भारत में कितने प्रधानमंत्री बने लिस्ट आ जाएगी। खोला, देखा, हमने कहा कितने मुसलमान बने, कहा एक भी नहीं बना। हमने कहा एक भी नहीं बना, चलो संसद जहां से कानून बनता है वहां अभी तक कोई मुसलमान देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, क्या अभी 24 में कोई लाइन में है बनने के मुसलमान? कहा कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। हमने कहा कोई मुसलमानों की पार्टी जो सरकार बना सकती हो? कहा नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हमने कहा चलो थोड़ा तुम्हारा बोझ हल्का हो गया, जहां से कानून बनता है वहां पर मुसलमानों का कब्जा न हुआ है अभी तक और न होने वाला है, एक बोझ तुम्हारा हल्का हो गया। दूसरा, जहां से कानून पर अमल होता है, पालन होता है, ब्यूरोक्रेसी, क्लास 1 क्लास 2 के अधिकारी। तो हमने उसको कहा, इतना जब उसको समझा दिया तो उसका अकल थोड़ा ठीक हो गया, बात सुनने और मानने लायक हो गया। हमने कहा भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट है कि 80% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है, वहां भी मुसलमान नहीं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया खुद ही कि जज की नियुक्ति जज ही करेंगे, कोलेजियम सिस्टम।
मिश्रा जी दुबे जी के भतीजे को देख लेते हैं और दुबे जी मिश्रा जी के भांजे को देख लेते हैं। काम बराबर चल रहा है मिश्रा जी का और दुबे जी का। फिर 5 जज बैठ जाते हैं और वो एक ही जाति के होते, बोलते न्याय करेंगे। कैसे न्याय होगा? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर मुसलमान है? हमने पूछा उसको, कहा मुझे पता नहीं है। हमने कहा वहां तो पंडित जी लोगों ने कब्जा किया है, वहां भी मुसलमान नहीं है। ना मुसलमान है ना हम है, मुसलमान भी नहीं है और SC ST OBC भी नहीं है। हमने कहा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, वहां मुसलमान है? कहा वहां तो दिखाई नहीं देते हैं, हम टीवी अखबार देखते हैं। तो हमने कहा जब कहीं पर भी मुसलमान भी नहीं है और कहीं पर भी हम भी नहीं है, तो अगर हम मुसलमान से लड़े, हम जीत जाए तो हमें क्या मिलेगा? हमारे जेब में 10 रुपया नहीं है, आप हमसे लड़ो और जीत जाओ तो आपको क्या मिलेगा? अरे कुछ है ही नहीं तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। अगर हम मुसलमान से लड़े और हम जीत जाए तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। और मुसलमान हमसे जीत जाए तो मुसलमान को क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। हम उससे लड़े जीत जाए तो भी जीरो, हमसे जीत जाए तो भी जीरो। तो जीरो को जीरो से लड़ाने का काम कौन कर रहा है? जीरो को जीरो से लड़ाने का जो काम है वो RSS के लोग कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि 3.5% ब्राह्मण लोगों को बहुसंख्यक बनाया जाए। अगर ये जाति जनगणना हो जाए तो पोल खुल जाएगी। किसी ने किसी का हिस्सा नहीं खाया, बल्कि सबका हिस्सा पंडित जी लोगों ने खाया। पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, हम उनको पंडित जी का नाम लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो सामाजिक आदमी हैं, ले सकते हैं। तो सामाजिक संगठन चलाते हैं तो दिल खोल के बात कर सकते हैं। पॉलिटिकल लोगों को हम नहीं कह रहे हैं को नाम ले, हम ले रहे हैं क्योंकि हम सामाजिक आदमी हैं। किसी ने किसी का हिस्सा नहीं खाया, बल्कि सबका हिस्सा पंडित जी लोगों ने खाया। ये आंकड़े कहां से आए? जाति जनगणना से आए। नहीं तो अभी कुर्मी को क्या कहते हैं? अरे यादव ले। कुशवाहा को क्या कहते हैं? यादव कुर्मी ले गए। पाल बघेल को क्या कहते हैं? अरे यादव कुर्मी कुशवाहा मिल के ले गए, आपस में ही लड़ा रहे। फिर बैकवर्ड को क्या कहते हैं? शेड्यूल कास्ट ले गया। शेड्यूल कास्ट को क्या कहते हैं? शेड्यूल ट्राइब ले गए। अगर ये जाति जनगणना के आंकड़े आ जाए तो ये पोल खोल आंकड़े होंगे और ये बात पता चल जाएगी किसी ने किसी का हिस्सा नहीं खाया, सबका हिस्सा पंडित जी लोगों ने खाया। कितना खाया? क्षत्रियों का भी नहीं छोड़ा, वैश्यों का भी नहीं छोड़ा। अरे हमारा तो नहीं छोड़ा, जिनको सवर्ण के नाम पर साथ लेके घूम रहे हैं ना, उनका भी हिस्सा नहीं छोड़ा। ये भी आंकड़े जाति जनगणना से आ जाएंगे तो सबसे पहला मोर्चा क्षत्रियों का निकल जाएगा। अरे हम तुम्हारे साथ लड़ते रहे, तुम हमारा ये हिस्सा खा लिए। दूसरा मोर्चा वैश्यों का निकल जाएगा। तीसरा मोर्चा बैकवर्ड क्लास के लोगों का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का निकल जाएगा। तो देश में बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, सामाजिक क्रांति हो जाएगी। क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग ब्राह्मणों के पीछे लगे हुए हैं, सामाजिक समाज में पीछे लगे हुए हैं, धर्म में पीछे लगे हुए हैं। जन्म से लेकर मरने के बाद का कोई भी काम बगैर ब्राह्मण के नहीं होता। और फिर राजनीति में पीछे लगे हुए हैं। ये 3 प्रकार की क्रांतियां हो जाएगी। समाज में ब्राह्मण का वर्चस्व है, धर्म में ब्राह्मण का वर्चस्व है और राजनीति में ब्राह्मण का वर्चस्व है। इसके आधार पर ओवरऑल पूरे भारत पर ब्राह्मणों ने वर्चस्व स्थापित किया है। अगर ये जाति जनगणना हो गई, जितना ऊपर है ना उतना नीचे आ जाएगा। ये बात उन्हें समझ में आता है, हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। इसीलिए जब हम आंदोलन घोषित करते, टीवी वाले क्या कहते हैं? जातिवाद बढ़ेगा। और हमारे जो जेंटलमैन जो दिन भर बैठकर टीवी देखते हैं वो प्रचार करते नहीं, जातिवाद बढ़ेगा जाति जनगणना। तो ओबीसी में जेंटलमैन कुछ ज्यादा है, वो नौकरी करते हैं, टाइम से घर जाते हैं, टीवी देखते हैं और फिर टीवी वाली बात का ही प्रचार करते हैं। वो जेंटलमैन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, टीवी वाले गुमराह करते हैं। टीवी कम देखो और सोशल मीडिया की खबरें ज्यादा देखो तो तुमको सही बात मिलेगी। टीवी वाले गुमराह करते, जातिवाद कैसे बढ़ेगा? अरे धर्म के नाम पर गिनती हो रही, धर्मवाद नहीं बढ़ रहा। क्षेत्र के नाम पर गिनती हो रही, क्षेत्रवाद नहीं बढ़ रहा है। भाषा के नाम पर गिनती हो रही है, भाषावाद नहीं बढ़ रहा है। तो कैसे बढ़ेगा? जाति के आधार पर गिनती से जातिवाद। और जितना है इससे ज्यादा बढ़ेगा, जितना है इससे ज्यादा भी कुछ बढ़ जाएगा। कोई जाति का आदमी दूसरी जाति में शादी करता है?
नहीं करता है। और नेता भी जाति के आधार पर चुनता है। इसीलिए नेता क्या करता है, इसमें एक विषय ये भी है कि समाज को गुमराह करने वाले नेताओं से सावधान रहना चाहिए। तो समाज को गुमराह कौन लोग कर रहे हैं? जो जाति की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जाति का नेता जाति में आता है और ये दो नशा ओबीसी पर सबसे ज्यादा चढ़ा हुआ है, जाति का और धर्म का। ये दो नशा इसका सत्यानाश कर रहा है। पहले धर्म के नाम पर पंडित नेता हो जाता है, फिर जाति के नाम पर जाति का नेता जाति में आता है और क्या कहता है, सारी जाति आगे चली गई, अपनी पीछे रह गई। अब जाति का जो आदमी है, अरे हमारी पीछे रह गई। और हर जाति का नेता अपनी जाति में यही कहता है, सारी आगे चली गई, अपने पीछे रह गई। अच्छा, पीछे रह गई तो नेताजी आए हैं, आगे ले जाएंगे। तो जाति के लोग नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे। जाति के लोग नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे। कब सौदा हो जाता है पता नहीं चलता। जैसे भेड़ का मालिक भेड़ को बहुत प्रेम से पालता है, खिलाता पिलाता है, लेकिन जब कटने के लिए बेचने का समय आता है तब किसी भेड़ को नहीं पूछता, करे भाई तुमको कटने के लिए बेचना चाहते हैं, बेच दे कि छोड़ दे, किसी भेड़ को पूछता नहीं है, क्योंकि उसको मिल जाता है। जैसे भेड़ के मालिक को मिल जाता है तो काटने के लिए दे देता है, वैसे जो बिरादरी के नेता हैं वो बिरादरी के लोगों को जब उनको मंत्री पद मिल जाता है, जब उनको पैसा मिल जाता है, जब उनको टिकट मिल जाता है, तो बिरादरी के लोगों को कटने के लिए आरएसएस और बीजेपी के पास में भेजने का काम करते हैं। तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर जो लड़ाई लगाए समझो आपका दुश्मन। जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर जो लड़ाई लगाए समझो आपका दुश्मन है। आपके हक अधिकार की जो बात करे वही आपका नेता हो सकता है। जाति धर्म क्षेत्र की बात करने वाला आपका नेता नहीं हो सकता है। इस बात को हमें तय करना होगा, इस बात को हमको समझना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस कारवां को यहीं तक, जहां तक मैं लाया हूं, अगर आगे ना ले जा सको तो रोक कर रखना। लेकिन आज देश भर में जितनी बड़ी ताकत निर्माण हो गई, हमारे बहुत सारे लोग निराश है, वो मिलते हैं क्योंकि आरएसएस का एक अभियान है निराशा फैलाओ, वो निराशा फैला रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। हमारे लोग भी निराश होकर निराशा फैलाते हैं, कुछ नहीं हो सकता। देश में बहुत बड़ी ताकत निर्माण हो गई है और ये जो ताकत निर्माण हुई है ये बाबा साहब के कारवां को केवल रोके रखने के लिए नहीं बल्कि मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार की गई है। और निश्चित रूप से आने वाले 5 से 10 साल में बाबा साहब का कारवां हम सभी लोग मिलकर, आप तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को मंच पर देख रहे हैं। अमन मेश्राम साहब जो देश भर में नेतृत्व कर रहे हैं, उनको आना था, नहीं आ पाए। एक बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा कारवां देश भर में तैयार हो गया है। इसलिए अब ये रुकने वाला नहीं है बल्कि मंजिल तक पहुंचाने वाली ताकत हम लोग निर्माण करने में कामयाब हो गए हैं। इसलिए किसी को हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। जब दीपक बुझने को होता है तो भभकता थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा भभक रहे हैं क्योंकि अंत समय आ रहा है, इसलिए थोड़ा ज्यादा भभक रहे हैं तो भभकने दो। वो ताकत निर्माण हो गई है जो बुझा देगी, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग देंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूलवासी, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद चौधरी साहब। ये बात बिल्कुल सही है। अगर जाति आधारित जनगणना हो जाती है तो देश से एक ही दिन में मनुवाद खत्म हो जाएगा आर्टिकल 340 लागू होने पर। तो आपको एक सूचना देनी है कि मैं अपने माननीय शिवरंजीत सिंह मान साहब जो सांसद सिंगरूर लोकसभा क्षेत्र से हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष शिरोमणि अकाली दल अमृतसर पंजाब से हैं, वो हॉस्पिटल में होने के बावजूद भी लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं और इस संबंध में प्रतिनिधि के तौर पर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे बीच जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं वो डायस पर आए। वीडियो क्लिप है सिमरनजीत सिंह मान साहब का, वो सुनाएंगे।
इस राष्ट्रीय अधिवेशन के आखिरी सत्र में मैं स्टेज पर विराजमान और यहाँ पर मुझे सुन पा रहे सभी कार्यकर्ताओं से वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अर्ज करता हूँ। सरदार सिमरनजीत सिंह मान की सेहत ठीक ना होने की वजह से वो यहाँ पर आपके बीच मौजूद तो नहीं है शारीरिक तौर पर, लेकिन रूहानियत तौर पे वो आपसे जुड़े हुए हैं और सारे प्रोग्राम की लाइव जो कवरेज है वो देख रहे हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले मुझसे बात की है और मुझे इस बात को आपके बीच रखने के लिए एक बोला है कि जो महागठबंधन का यहाँ पर विचार हुई है उसमें सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब ने उनका स्वागत किया है और श्रोमणी अकाली दल अमृतसर पार्टी आपके साथ इस मुहिम में डटकर आपका साथ देगी। इसी के साथ साथ उन्होंने एक चिंता जताई है कि आज हम लोग ईवीएम का बॉयकॉट की लड़ाई तो लड़ रहे हैं जो जरूरी भी है, लेकिन एक और खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। हम कम गिनती जो माइनॉरिटीज हैं उनके हकों और उनके जो दिए हुए हक हैं उनको दबाने के लिए ये मनुवादी तंत्र अब संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। ये संविधान की परवाह ना करते हुए इन्होंने सिख धर्म की जो इस एशिया की सबसे पुरानी पार्लियामेंट थी जो वोट से चुनी जाती थी, सबसे पहले अगर कोई चुनाव हुए इस एशिया में तो वो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में हुए थे, जिसका एशिया में सबसे पहली पार्लियामेंट वो एसजीपीसी थी, जहां से श्री अकाल तख्त साहब और उसके साथ 5 अकाल तख्त के साथ जो तख्त हैं वो तख्त गुरु साहब ने इसीलिए ही बनाए थे। चारों दिशाओं में हिंदुस्तान के पूरे भारतवर्ष में वो 4 तख्त विराजमान है। वो इसीलिए बनाए थे कि मैं जिन्हें ये मनुवादी शूद्र कहते हैं उनको ऊपर उठाकर इनके साथ लड़ने के लिए एक फौज तैयार करूंगा और पूरे भारतवर्ष की हर एक दिशा में हर जगह वो महाराष्ट्र में हजूर साहब, पटना में आप देख सकते हो, दमदमा साहब, तलवंडी साहबों में, श्री अकाल तख्त साहब अमृतसर में, कहने का भाव पूरे चारों दिशाओं में जो तख्त विराजमान किए थे वो एसजीपीसी के साथ चलते थे। इसका यही एक उद्देश्य था कि जो इस देश के असल हकदार हैं, इस धरती के असल हकदार हैं, वो अपने हकों के लिए लड़ें और इस ब्राह्मण तंत्र जो ये तंत्र है इसको खत्म करें। लेकिन आज की इस मौजूदा हुकूमत ने पिछले 11 साल से संविधान को परवाह किए बगैर उनकी चुनाव जो करने की उनकी जो हक था उनको सिख कौम को से वांझा कर दिया है, उनके वो हक छीन लिए हैं। पिछले 11 साल से एसजीपीसी के चुनाव नहीं हुए हैं। सोचिए इस देश में अगर हर छोटे से छोटा चुनाव एमसी, एमपी, लोकसभा, विधानसभा, सरपंच सभी चुनाव टाइम पर हो रहे हैं, लेकिन एसजीपीसी का चुनाव पिछले 11 साल से नहीं करवाया जा रहा। इसका सबसे बड़ा जो उनको डर है इस मनुवादी हुकूमत को वो यही है कि अगर एसजीपीसी ये संस्था अगर दोबारा खड़ी हो गई चुनाव के जरिए तो ये अपने प्रचार और अपने इनके पास जो धन गुरु साहब की गोलक में आता है उसकी सेवा करके ये इस देश के एक एक मूल निवासी को जगा देंगे और एक बहुत बड़ी फौज फिर से दोबारा तैयार कर देंगे। इसी डर की वजह से आज इनकी हुकूमत हमारे से ये हक छीन रही है और हमें इसके लिए आप सभी की जो मदद की जरूरत है। आप सभी एक आवाज बनकर एसजीपीसी चुनाव के लिए वो आज अपने अपने क्षेत्र में भी जरूर बुलंद करें और ये हमारे संविधान जो संविधान हमें ये आज्ञा देता है कि हर 5 साल बाद चुनाव होने जरूरी है, ये उसकी भी उल्लंघना है। इसके लिए उन्होंने बहुत चिंता जाहिर की है। तो उनका एक संदेश जो उन्होंने अभी ऑडियो में आपके साथ भेजा है उसको मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। आज 25 तारीख सितंबर की है और मुझे बहुत खुशी है
कि बहुजन मुक्ति मोर्चा भोपाल में हमारे बापूजी महेश जी के प्रधानगी के तहत सब सूबों से मेंबर बुला के जो हमको कम गिनती को और दलित वर्ग को और आदिवासी को कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबू साहब ने बनाई थी उसमें उन्होंने सबको बराबरता दी है। पर ऐसे है कि आज के इंडिया में जो आतंकवादी वो गिनती का राज है, इनके पास पार्लियामेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, सब सूबों की सरकार भी है, हाई कोर्ट भी है, और जितने भी बाबू लोग सेंटर में अफसर हैं वो भी इनके मतहत हैं और फौजें भी इनके मतहत हैं। तो ये बराबरता जो बाबू साहब ने, अम्बेडकर साहब ने लेके आए हमारे संविधान में, इनको लागू करना हमारा फर्ज बनता है। मैं कैसे आपको समझा सकता हूँ कि मुझे बहुत बहुत खुशी है कि इतने नुमाइंदे सारे इंडिया से इस मंच के ऊपर आज बैठे हैं और कम गिनती की और दलितों की और आदिवासियों की बात कर रहे हैं। जहाँ तक दलित वर्ग का है हिसाब, अभी भी हमको जो बाबू अम्बेडकर साहब ने एकता और बराबरता दी है अभी लागू नहीं है। गुजरात से हमारे प्राइम मिनिस्टर